नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अपने विश्व इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और जिसमें अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में और यूरोप के आधुनिक देशों में राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ राष्ट्र राज्यों के उदय के बारे में। तो किस तरीके से वहाँ पर यूरोप में और फ्रांस में किस तरीके से जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो किस तरीके से फैली थी और क्या क्या जो बेनिफिट्स थे यानी कि जो फ़ायदे थे वो हुए थे। ऑलराइट, तो ये सभी जो चीज़ें थी हम लोगों ने अपने पिछले बीते 2 चैप्टर्स में कवर कर ली थी। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब एक तरीके से संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल रही थी तो इसी के बीच में भारत में भी एक तरीके से राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। वो किस तरीके से हुआ, तो इस चैप्टर में जो है आज हम लोग जो है इतना सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। ऑलराइट, तो देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भारतीय इतिहास है उसका बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से विशाल रूप है। तो भारत का जो इतिहास है कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से पहले जो भारत है वो एक बहुत बड़ी महाशक्ति और एक विकसित देश के रूप में जाना जाता था। ये आपको भलीभांति रूप से पता ही होगा। तो देखिए, ये समय कौन सा था, तो ये समय वह था जो कि भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। ठीक है, तो भारत में आप लोग जैसे कि राजा महाराजाओं की कहानी सुनते होंगे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जैसे देखा था। तो यानी कि भारत का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास हम नहीं कह सकते, यानी कि बहुत बड़ा एक तरीके से एक बहुत बड़ा इतिहास भारत को एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, तो इसी में से था ये समझने के लिए कि जैसे भारत में एक तरीके से महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि के शासन थे। ठीक है, तो परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर सन 1600 में जो है वो भारत आई और उसने क्या किया, भारत में आकर आर्मी बनाना अपनी शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने आर्मी बनाना शुरू कर दिया। तो इसी कारण 1850 यानी कि 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जिससे ब्रिटिश जो राज है वो स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र देश है। ये आपको भलीभांति रूप से पता ही होगा कि भारत एक जो है एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कंट्री है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक जो है वो देशों में से एक है। ठीक है, तो इस अध्याय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे साल 1922 के दशक से आगे के भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके समय में कब क्या और कैसे हुआ, और इन सब का जो है एक तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो चीज़ें थी वो किस तरीके से जो बदल रही थी, यानी कि जो चीज़ें थी वो किस तरीके से बदल रही थी और भारत में जो राष्ट्रवाद था वो किस तरीके से जन्म ले रहा था और लोगों को प्रेरित कर रहा था स्वतंत्र होने के लिए। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर का वो समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। परंतु इससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूं जो कि 6 अप्रैल सन 1919 का है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े बड़े जो है जुलूस एक आम बात थी उस समय में। तो देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कि जो ये जुलूस है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, परंतु उस समय में एक तरीके से आम बात मानी जाती थी। ऑलराइट, तो देखिए, तो पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि साल 1919 यानी कि 1919 में एक तरीके से बाद के सालों में हुआ क्या कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक नए इलाके फैल गए थे और उसमें नए सामाजिक समूह जो है वो शामिल होते जा रहे थे और संघर्ष की जो नई पद्धति थी वो सामने आ रही थी। तो इन बदलावों में हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी, यानी कि 1914 में हुई थी इसकी शुरुआत। तो इस समय जो है भारत पर अंग्रेज का शासन था। ठीक है,
तो जिससे अंग्रेजों को रक्षा व्यय खर्चा में भारी इजाफा हुआ और उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, करों में वृद्धि कर दी। यानी कि जो भारत है, भारत में जब एक तरीके से एक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि साल 1914 में छिड़ा, तो उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भी एक तरीके से हिस्सा लिया, जो कि एक भारत का हिस्सा थे। ठीक है, तो भारत में जब इतना ज़्यादा एक तरीके से खर्चे में इजाफा हुआ, तो उन्होंने एक तरीके से जो कर हैं यानी कि जो टैक्स हैं, और टैक्स की भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो करों पर वृद्धि जो है उन्होंने बढ़ा दी। तो सीमा शुल्क बढ़ाया गया तथा आयकर जो है वो प्रारंभ कर दिया गया, यानी कि लोगों पर इनकम टैक्स भी लगाया गया और जो शुल्क है वो भी बढ़ा दिया गया। यानी कि तरह तरह के, एक तरीके से आप लोगों को पता भी होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तरह तरह के जो शुल्क है वो भारतीयों पर लगाती थी। ठीक है, तो जिससे भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो कौन कौन सी वो समस्याएं थी, तो देखिए, तो 1913 से लेकर 1918 के बीच की जो कीमतें थी वो 2 गुना हो गई थी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जब एक तरीके से 1913 यानी कि 1913 प्रथम विश्व युद्ध के 1 साल पहले, तो 1913 से लेकर 1918 यानी कि 1918 में एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो उसके बीच जो कीमतें थी वो कितनी हो गई थी, 2 गुने हो गई थी। तो यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 गुने कीमत होने का क्या मतलब था। एक तरीके से भारतीयों पर बहुत ज़्यादा एक तरीके से उस चीज़ का प्रेशर जो है वो पड़ा होगा। ठीक है, तो उसी समय साथ ही साथ किया क्या जाता था, एक तरीके से सेनाओं में क्या किया जाता था, जबरन भर्ती कराई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ यह वही समय था जिसमें फसल बर्बाद हो चुकी थी, और एक तरीके से 1918 से लेकर 1919 और 1920 से लेकर 1921 के देशों में क्या हुआ, बहुत सारे हिस्सों में जो है खाने की सामग्रियों में एक तरीके से कमी आने लगी। यानी कि जो खाने पीने की सामग्रियां हैं, फसल बर्बाद होने की वजह से उसमें कमी आने लगी। और उसी समय हुआ क्या कि जो फ्लू की बीमारी है, तो उसी समय जो फ्लू की बीमारी है वो फैल गई। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वियतनाम से जो फ्लू की बीमारी है वो सबसे पहले फैली थी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये संपूर्ण विश्व में फैल गई थी, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जो है वो जान चली गई थी। ठीक है, तो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेकर 130 लाख जो है 130 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, कितने लोग मारे गए थे, 130 लाख लोग। तो इस चीज़ का आप मतलब समझ ही सकते हैं। परंतु ये 1921 की जनगणना के मुताबिक जो है वो दुनिया की महामारी में मारे गए लोगों की संख्या थी। ठीक है, 1921 की जनगणना के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए ऐसे में क्या था कि जो लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें थी वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के चल रहे अत्याचारों के बीच इन्हीं के सामने और इसी के समय जो है एक नेता जो है वो सामने आया, और उनके संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका है उन्होंने अपना एक तरीके से पेश किया। तो देखिए, पहले जबरन भर्ती के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यू वर्ड्स हैं और जो कि आप लोग अपने मेंस की परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जबरन भर्ती का मतलब इस प्रक्रिया से है जो कि भारत में अंग्रेज जो है वो भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करते थे। ठीक है, तो जबरन भर्ती का एक तरीके से ये मतलब है। और उसमें कौन से लड़के लिए जाते थे, जो ग्रामीण लड़के होते थे उसमें एक तरीके से वो भर्ती किए जाते थे। ऑलराइट, तो देखिए एक नए नेता की एक तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, और आप लोगों को ये भली भांति रूप से पता भी चल गया होगा कि हम किस नेता के बारे में बात करने वाले हैं। तो सत्याग्रह का विचार, तो सत्याग्रह से आप लोगों को इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग किस नेता के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सही आपने सुना कि महात्मा गांधी जो है वो 1915 में भारत लौटे थे, और इससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में थे, और वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार में से सफलतापूर्वक जो है वो लोहा लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से साल 1915 में भारत लौटे थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में वो कर क्या रहे थे, एक तरीके से वो लोगों की नस्ल बेदी, यानी कि वहाँ पर नस्ल को लेकर के एक तरीके से भेदभाव किया जाता था। और वो भेदभाव क्या था, काले और गोरे का, यानी कि चमड़ी का जो भेदभाव था वो लोगों में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने इसका विरोध करना शुरू किया, और दक्षिण अफ्रीका में एक तरीके से ये आंदोलन जो था
उन्होंने छेड़ा और इसी के साथ जो है वहाँ की सरकार से एक तरीके से सफलतापूर्वक उन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, तो साल 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो कौन कौन से वो स्थान थे ये देखेंगे। तो पहले हम चित्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि चित्र 2 है। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्सवर्थ से गुजर रहे हैं। तो देखिए, तो 6 नवंबर 1913 का ये एक तरीके से चित्र है, जो कि न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। और जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हजारों मजदूर असवेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में जो है शामिल हो गए। ठीक है, तो आप एक तरीके से देख ही पा रहे होंगे जुलूस को। तो देखिए, तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि जो एक तरीके से महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उन्होंने भारत आने के बाद कई स्थानों पर जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाए। तो पहला आंदोलन उन्होंने कहाँ पर चलाया था? साल 1916 में, यानी कि 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो देखिए, दमनकारी एक तरीके से क्या था? दमनकारी का मतलब था एक तरीके से एक इस तरीके का जो है बागान हुआ करता था, जो कि चारों ओर से घिरा होता था और अंदर घुसने के बाद उसे एक तरीके से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, ना ही उसे अपने फैमिली वालों से मिलने दिया जाता था। तो इसी दमनकारी एक तरीके से इसका विरोध करने के लिए इन्होंने साल 1916 में बिहार के चंपारण में जो है किसानों के लिए संघर्ष किया। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्होंने एक और आंदोलन जो है चलाया, जो कि साल 1917 का था। तो साल 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसान के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो इसमें जो है फसल खराब हो जाने के बाद और फ्लू की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान जो है वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि जो लगान है वो वसूली में ढील दी जाए, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो साल 1917 में जैसे कि आपको पता भी होगा और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा भी कि फ्लू की बीमारी और फिर एक तरीके से जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो विश्व युद्ध के कारण एक तरीके से आर्थिक मंदी का जो है वो धीरे धीरे दौर चल गया था। क्योंकि एक तरीके से क्या था, दुकानें बंद थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारे जो हैं वो आंदोलन हो रहे थे, देश को लेकर के आंदोलन हो रहे थे। फिर दूसरी बात, विश्व युद्ध सबसे बड़ी एक तरीके से समस्या बनकर सर पर खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं सब के कारण जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को वो झेलनी पड़ी। ठीक है, फिर एक तीसरा जो है असहयोग आंदोलन एक तरीके से कहाँ पर किया गया? साल 1918 में। तो साल 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़े के कारखानों में मजदूरों के बीच आंदोलन जो है वो चलाया गया और ये मुद्दा जो है मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए एक तरीके से था। ऑलराइट, तो एक तरीके से साल 1915 में महात्मा गांधी के भारत आने के बाद जो है 3 एक तरीके से जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एक तरीके से अच्छे से याद हो जाए। तो साल 1916 में कहाँ पर एक तरीके से पहला आंदोलन चला गया था सत्याग्रह का? वो चंपारण में चला गया था, बिहार में। ठीक है, फिर साल 1917 में एक तरीके से आंदोलन चला गया था। साल 1917 में एक तरीके से किस लिए आंदोलन चला गया था? वो किसानों की मदद करने के लिए चला गया था। ठीक है, फिर साल 1918 में एक तरीके से अहमदाबाद में आंदोलन चला गया था, वो सूती कपड़ों को लेकर के एक तरीके से ये जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। तो कई बार देखो इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या आप एक तरीके से आंसर इसका लिख सकते हैं या आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सत्याग्रह का जो विचार है वो सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर एक तरीके से देता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा है। यदि आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क यानी कि जिसके खिलाफ आप एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है और प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसलिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना होगा। ठीक है, तो चेतना को झंझोड़ना होगा। ऑलराइट, तो एक तरीके से सत्याग्रह का जो एक तरीके से ये आंदोलन था ये इसी तरीके का आंदोलन था, यानी कि एक अहिंसक आंदोलन ये माने जाते हैं। ठीक है,
तो महात्मा गांधी जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि किस तरीके के नेता थे, एक तरीके से नरम दल के नेता। नरम दल के नेता का मतलब एक तरीके से ये एक तरीके से किसे एक तरीके से ये सबसे ज़्यादा अच्छा मानते थे अहिंसा को। तो यानी कि ये चाहते थे कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है वो हमें एक तरीके से स्वतंत्रता मिल जाए। और इन्होंने कई सारे काम ऐसे किए जो कि अहिंसा के बल पर इन्होंने करके दिखाए, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल थे बट इन्होंने वो पॉसिबल करके दिखाए। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं रोलैक्ट एक्ट के बारे में। तो रोलैक्ट एक्ट के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रोलैक्ट एक्ट आखिर होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो रोलैक्ट एक्ट है इसकी शुरुआत साल 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक तरीके से एक कानून पास करके, जिसका नाम था एक रोलैक्ट एक्ट, किया था। ठीक है, तो इस कानून के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये था रोलैक्ट एक्ट। ये कब पारित किया गया था? साल 1919 में। तो एक तरीके से इसमें किया क्या जाता था, मैं आपको सिंपली बताऊं तो सिंपली एक तरीके से इसमें जो नेता होते थे या एक तरीके से राजनीतिक गतिविधियों को एक तरीके से कुचलने वाले लोग होते थे, तो उन्हें बिना किसी एक तरीके से जुर्म में, यानी कि बिना किसी कारणवश ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक के लिए बिना मुकदमे के ही उनको बंद कर दिया जाता था। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ थे और अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। तो ठीक है, अहिंसा तरीके से, यानी कि एक बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो शांतिपूर्ण इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे। तो इसके लिए रोलैक्ट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। तो ये रोलैक्ट सत्याग्रह जो है वो कब प्रारंभ किया गया? 6 अप्रैल को। तो एक हड़ताल से एक तरीके से शुरू हुआ था। ठीक है, तो रोलैक्ट एक्ट कहाँ से शुरू हुआ? 6 अप्रैल को एक तरीके से ये शुरू कर दिया गया था। ऑलराइट, तो इसी रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने एक तरीके से अपनी दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया, रैली निकालना शुरू कर दिया और जुलूसों का एक तरीके से आयोजन उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो सभी जो लोग थे वो एक तरीके से किसी न किसी हड़ताल पर एक तरीके चले गए। तो अमृतसर, जो कि एक तरीके से पंजाब में स्थित है, तो अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर एक तरीके से क्या कर दी गई? पाबंदी लगा दी गई थी। तो उसी समय क्या हुआ कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ठीक है, तो उसका कारण क्या था ये समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक तरीके से क्या किया गया, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। उसके बाद हुआ क्या कि जो लोग बैंकों में, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो मार्शल लॉ के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो मार्शल लॉ एक तरीके से जब लागू किया गया तो इसमें जो जनरल डायर था उसने कमान संभाली, यानी कि जनरल डायर को जो है वो मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। तो इसमें क्या खामियां थी और क्या इसमें हुआ था, ये हम एक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि पूरी तरीके से जो स्थिति थी उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मार्शल लॉ एक तरीके से लागू कर दिया। तो मार्शल लॉ का मतलब होता है एक तरीके से जो मिलिट्री होती है, आर्मी के बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो मिलिट्री में एक सबसे उच्च पद होता है जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो अफसर को सरकार का एक तरीके से मुखिया बना दिया जाता था। ठीक है, तो फिर से एक तरीके से हम इसको दोहरा लेते हैं। तो मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जो मिलिट्री में सबसे उच्च पद होता है और उसके अफसर को सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। तो उसका मुखिया किसे बनाया गया था उस समय? जनरल डायर को उस समय एक तरीके से उसका मुखिया बनाया गया था। ऑलराइट, तो ऐसे में हुआ क्या, जनरल डायर को जब एक तरीके से इसका मुखिया बना दिया गया तो उसमें एक मैदान था जहाँ पर एक तरीके से वैसाखी मेले की शिरकत एक तरीके से वहाँ पर लोग देखने के लिए आए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरीके से क्या था, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। तो जलियांवाला बाग एक तरीके से जब हत्याकांड हुआ तो इसकी खबर जो है उत्तर भारत में बहुत सारे शहर के लोग, यानी कि शहरों में लोगों के द्वारा एक तरीके से जो है वो धीरे धीरे फैलने लगी। तो ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेले देखने के लिए लोग जो है वहाँ पर जुटे थे। तो ये मैदान चारों तरफ से बंद था। ठीक है,
यानी कि जो ये मैदान है, आप इस तरीके से ये मैदान मान लीजिए, ये चारों तरफ से बंद था। परंतु जो शहर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो मेला देखने के लिए एकत्रित हुए थे, वो शहर के बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह नहीं पता था कि इस इलाके में जो है वो मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तो इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां एक तरीके से चलानी शुरू कर दी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, तो अंधाधुंध एक तरीके से यहाँ पर जो है गोलियां चलनी शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो है वो मारे गए थे। कुछ लोग एक तरीके से वहाँ पर कुएं में भी कूदे अपनी जान को जैसे तैसे बचाने के लिए, परंतु कई सारे जो लोग हैं वो कुएं में भी कूदने के बाद भी मारे गए। यानी कि किसी ना किसी तरीके से जो लोग थे वो मारे गए। और सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो नुकसान है वो बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को एक तरीके से हुआ था। तो देखिए, ये भी एक तरीके से आप लोगों के लिए फैक्ट है कि जब एक तरीके से इस तरीके की कोई स्थितियाँ पैदा होती है या महामारी वाली स्थिति पैदा होती है, तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से नुकसान किसको होता है, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को। ठीक है, तो देखिए चित्र में आप देख ही पा रहे होंगे, जो कि चित्र 3 है, जिसमें जनरल डायर के हुक्म में से सिपाही लोगों का एक तरीके से घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो पंजाब, ये 1919 का ये चित्र है। ऑलराइट, तो ऐसे में क्या था, तो देखिए ऐसे में भले ही एक तरीके से जो सत्याग्रह था वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी एक मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही ये सीमित था। तो महात्मा गांधी ने पूरे भारत में उस समय क्या क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका मानना यह था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन जो है वो नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। तो पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और आश्रय की अफवाहें जो थे वो फैलने लगी थी, और इस्लामी विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त जो है शांति संधि थोपी जाएगी। तो खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो खिलाफत समिति है उसका गठन कब किया गया था, साल 1919 में। कई बार ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें मोहम्मद अली को शौकत अली बंधुआ के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ जो है वो चर्चा करनी शुरू कर दी। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि जो खिलाफत आंदोलन है उसके समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू करा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए असहयोगी क्यों, तो इसके बारे में हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए जो है ये ऑथेंटिक नॉलेज से भी भरा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपना जो डाउट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो डाउट है वो हमारी जो है टीम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद। तो कल बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग जो आंदोलन है आखिर वही क्यों जो है एक तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑलराइट, तो टेक केयर, बाय बाय।